कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 और हम लोग का चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम यही है, आंकड़ों का प्रबंधन। अब यहाँ पर जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो इस प्रकार से सारणी आपको बनकर आता है। मान लेते हैं कि दो टीमें जब खेल रही हैं, दोनों टीमों में से किसी टीम का हो सकता है, तो एक टीम का मान लेते हैं इस प्रकार से जब ग्राफ बना कर आएगा ना, तो यहाँ पे गेंदबाज के बारे में चर्चा किया गया है। तो गेंदबाज ABCD इस प्रकार से 4 गेंदबाजों की चर्चा किया है कि इसने कुल 10 ओवर फेंका। तो जैसे इस प्रकार से ना सारणी जब बनकर आएगा तो आप इसी को देखकर आप आंकड़ों का डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर गेंदबाज है, उसने कुल 10 ओवर फेंका। मेडन ओवर कितना था? 2 मेडन ओवर फेंका उसने। मेडन ओवर का मतलब इसमें कोई रन नहीं बना पाया, बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं बनाया। तो यहाँ पे मेडन ओवर 2 फेंका इसने और दिए गए रन 40 रन इसने दिया, लेकिन विकेट कितना लिया? 3 विकेट लिया। इस प्रकार से आप सारणी देखकर ना आंकड़ों को आप बता पाएंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे डी वाला जो गेंदबाज है, जो डी नाम का है, मान लेते हैं इसका नाम कुछ भी होगा, तो यहाँ पर डी करके दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसने 10 ओवर फेंका, तो मेडन ओवर इसने कितना फेंका? 1। और इसने कितने रन कुल दिए? 50 रन दिए। और कितने विकेट लिए? 4 विकेट लिया। तो इसी प्रकार से, और यहाँ पे बल्लेबाज के हिसाब से सारणी बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बल्लेबाज मान लेते हैं ABEFGH करके लिखा हुआ है। जो ई नाम का बल्लेबाज है उसने कुल कितने, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका रन बता देगा, और यहाँ पर देंगे तो गेंदों की संख्या बता देगा, और यहाँ पर समय बता देगा। तो यहाँ पे जो ई नाम का गेंदबाज है उसने 45 रन बनाया, और कितने गेंदें खेली? 62 गेंदें, और समय कितना लिया? 75 मिनट लिया। और जो एफ नाम का बल्लेबाज है उसने कुल 55 रन बनाए, और उसने कुल कितनी गेंदें खेली? 70 गेंदें, और यहाँ पे समय कितना उसने लिया? 81 मिनट समय लिया। तो इसी प्रकार से कोई भी आंकड़ा रहे उसको यहाँ पर सारणी में देखकर आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग और समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि आंकड़े जो है, आंकड़े संख्याओं के संग्रह, यहाँ पे इस संख्याओं को ही दिखाया जाएगा जो कुछ सूचना देने के लिए। यहाँ पे एक ही टीम का मान लेते हैं, यह जो सारणी बना हुआ है यह किसी एक ही टीम के लिए बना हुआ है। मान लेते हैं 2 टीमें खेल रही हैं, A और B 2 टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, तो किसी एक टीम के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, है ना। कुछ सूचनाएं एकत्रित करके आप इस प्रकार से आंकड़ों की आप सारणी बना सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर हमें दे दिया गया नीचे आंकड़ों का संगठन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक सारणी बना दिया हुआ है। मान लेते हैं किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखा गया है, और उनके जूतों का नाप लिखा गया है। मतलब 4 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं? 5 विद्यार्थी। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह देखिए इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लिखना है, तो आप चाहें तो 5 इस प्रकार से खींच सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से काट दिया जाता है 5वें के लिए। इस प्रकार से चिन्ह बनता है। आप चाहें तो 5 भी चिन्ह दिखा सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से भी बनता है। और यहाँ पे देखिए 8 को दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 के दिखाने के लिए देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4, और 5वें के लिए आप इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का ये बनेगा, और 1 2 3 इसी प्रकार से छोड़ दीजिए। जिस 10 का बनाना था 1 2 3 4 को इस प्रकार से खींचिए, 5वें के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 5 का ये चिन्ह बन गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 को इस प्रकार से खींचिए, 5वें के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे 5 5 10 हो गया। यह मिलान चिन्ह है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए 7 है, 1 2 3 4 कीजिए, और इस प्रकार से खींच देंगे तो यह 5 हो गया। 5 और 6 और 7 हो गया। चलिए 2 के लिए सिर्फ आप इस प्रकार से सिंपली बना देंगे। देखिए और हम बनाकर दिखाते हैं। मान लेते हैं 10 लोगों को यदि आपको दर्शाना है, तो मिलान चिन्ह यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से भी बना सकते हैं 10 लोगों के लिए। या फिर आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 5 5 के लिए आप इस प्रकार से भी खींच सकते हैं कि 5 ये है 5 है। तो सबसे उसमें अच्छा यही रहता है कि उसको आप यहाँ पे इस प्रकार से आप दिखाएं, 1 2 3 4 खींच के, और इस प्रकार से चिन्ह बना रहता है। तो यहाँ पे 5वें के लिए इस प्रकार से 1 2 3 4, और इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए, 1 2 3 4, और इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए। तो यह हो गया 5 5 10 पढ़ा जाएगा ये भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिलान चिन्ह बनेगा। और यहाँ पे आंकड़ों का संगठन संख्याओं के हिसाब से तो हो गया। अब देखिए एक आता है चित्रलेखा। यहाँ पे लिख दिया हमने चित्रलेखा, एक चित्रलेखा की व्याख्या। अब यहाँ पे इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछेगा। प्रश्न में आगे इस प्रकार से चित्र बनाकर भी आपको संख्याएं दी गई रहेंगी। देखिए किस प्रकार से, उदाहरण के लिए किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या यहाँ पर दे दिया गया है। एक सारणी बनाकर आपको दे दिया गया है, और यहाँ पे दिया होगा एक घड़ी का चिन्ह बराबर 100 कलाई घड़ियाँ। तो यहाँ पर किसी सप्ताह का दिया हुआ है ना, कि कोई फैक्ट्री है और सप्ताह में वो घड़ियाँ बना रही है। तो यहाँ पे प्रत्येक दिन का दिया गया, सोमवार मंगल बुध
बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। तो इस प्रकार से सभी सप्ताह के 7 दिनों का यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने वो घड़ियाँ निर्मित कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक घड़ी का यहाँ पे देखिए चित्र बनाकर आपको दिया हुआ है ना, आलेख बनाकर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो घड़ी का सिंबल बन रहा है, तो एक घड़ी का सिंबल यहाँ पे पैमाना लिखा गया है कि जहाँ पर एक घड़ी का सिंबल रहेगा उसका मतलब है कि 100 घड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे सोमवार के दिन यहाँ पे 100 यहाँ पे पड़ा जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600 घड़ियाँ यहाँ पर बनी हैं। ठीक है, घड़ियों की संख्या की हम लोग बात करते हैं तो 600 बनाए। और यहाँ पर मंगलवार की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 और यहाँ पे प्लस और भी कुछ बना हुआ है घड़ी। ठीक है, 700 प्लस घड़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे बुधवार के दिन बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 है। 600 से भी कुछ अधिक घड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 800 टोटल घड़ियाँ बनी हुई हैं बृहस्पतिवार के दिन। यहाँ पे 3, 3, 6, यहाँ पे बना हुआ है कुल 600। और यहाँ पर बना हुआ है 3, 2, 5, 500 और प्लस कुछ और भी घड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न आपको दिया रहेगा नीचे। प्रश्न इस प्रकार से है, किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ियाँ निर्मित की गई। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 600 है। और यहाँ पर इसका ये मतलब है ना, आधा यहाँ पे घड़ी बनने का मतलब है कि 700 से तो अधिक बना हुआ है, लेकिन 800 से कम ही बना हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा नहीं है, तो यहाँ पर ये 700 प्लस है, मतलब यहाँ पे 700 से तो अधिक है लेकिन 800 से कम है। यहाँ पर भी मतलब यही है 500 से अधिक है लेकिन यहाँ पे 600 से कम है। तो सबसे कम इसी का है ना, 500 से अधिक और 600 से कम। यहाँ पे 500 और 600 के बीच में बना हुआ है घड़ी। तो यहाँ पर देखिए ये सब 600 है, 700 है, 600, 800 है, 600। तो सबसे कम यहीं पर शनिवार के दिन ही यहाँ पर घड़ी बना हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बताएंगे किस दिन की बात किया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे शनिवार। चलिए यहाँ पर बी वाले प्रश्न में दिया हुआ है किस दिन निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या अधिकतम थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम यही है, 800 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह दिन है बृहस्पतिवार, यहाँ पर आप बृहस्पतिवार भरेंगे। अगला प्रश्न है सी में, इस विशेष सप्ताह में निर्मित कलाई घड़ियों की सटीक संख्या बताइए। मतलब यहाँ पे इस सप्ताह में ना, ये जो सप्ताह का दिया हुआ है कितनी घड़ियाँ निर्माण की गई, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे निर्मित कलाई घड़ियों का सटीक मान। यहाँ पर आपको कुल घड़ियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर हम लोग बता नहीं सकते कि यहाँ पे जैसे यहाँ पर बनना है ना 700-800 के बीच में, तो यहाँ पर आप सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और कुछ प्लस लिख देंगे कि उससे कुछ अधिक ही घड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद। तो बस इसी प्रकार से करना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। प्रश्नावली में यहाँ पर पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाना है, तो मतलब हमने बताया कि आपको 5 के लिए किस प्रकार से मिलान चिन्ह बनाना है। यहाँ पे 40 विद्यार्थियों का आपको अंक दे दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से 10 बनाए। यहाँ पे 10 चौका 40, यहाँ पे 40 विद्यार्थियों का दिया हुआ है अंक। तो यहाँ पर हमें सारणी बनाना है ना, तो सारणी के रूप में हम लोग कैसे व्यवस्थित करेंगे, हम लोग एक अंक वालों को अलग छाड़ देंगे कि मतलब कितने बच्चों ने एक अंक पाया हुआ है, 2 अंक कितने बच्चों ने पाया हुआ है, 3 अंक कितने बच्चों ने पाए हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग सारणी प्राप्त करेंगे। हम लोग सारणी बनाएंगे तो एक में अंक लिख देंगे। आप यहाँ पे हमने बताया ना कि 1 अंक वाले को अलग छाटेंगे, 2 अंक वालों को इस प्रकार छाटना है आपको। तो 1 अंक वाले के लिए आपको अंक पहले सारणी बनाएंगे तो इस प्रकार से कॉलम में एक में अंक लिखेंगे और दूसरा में यहाँ पे देखिए मिलान चिन्हों का भी हमें प्रयोग करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करेंगे। और तीसरे में हम लोग विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। देखिए जो जूतों का हमने बताया था ना, इसी प्रकार से आपको सारणी बनाना है। एक में जैसे यहाँ पे जूतों का नाप लिखा गया है, फिर मिलान चिन्ह लिखा गया है, फिर विद्यार्थियों की संख्या लिखा गया है। तो इसी प्रकार से एक में आप अंक लिख देंगे, एक में मिलान चिन्ह लिख देंगे और एक में विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, बस इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए तो यहाँ पर सारणी बनाने के लिए हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींच दी हैं। एक में हमने बताया कि आपको अंक लिखना है और दूसरे में मिलान चिन्ह और तीसरे में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर अंक में देख रहे हैं ना कि कुछ विद्यार्थियों ने 1 अंक भी पाया हुआ है। तो यहाँ पे 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 अंक कितने विद्यार्थियों ने पाया हुआ है, तो यहाँ पर यदि घेरना रहेगा तो आप घेर दीजिए। देखिए 1 अंक यहाँ पर हो गया, 1 अंक यहाँ पर हो गया, कुल 2 ही विद्यार्थियों ने 1 अंक पाया हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 2, मिलान चिन्ह हम लोग बाद में खींच देंगे। अब यहाँ पे 1 के बाद देख रहे हैं 2 भी विद्यार्थियों ने पाया हुआ है, तो यहाँ पर 2 को भी हम लोग लिख देते हैं। देखिए अब हम लोग गिन लेते हैं कितने विद्यार्थियों ने 2 अंक पाए हुए, तो 1 यहाँ पर पाया हुआ है इस लाइन में, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, कुल 3 विद्यार्थियों ने पाया हुआ है। और चलिए यहाँ पर हम लोग 3 और यहाँ पे 2 अंक 3 विद्यार्थियों ने पाया हुआ है और 3 अंक भी पाया हुए हैं सब, और विद्यार्थियों को 3 अंक भी मिला हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कितने को 3 अंक मिला है, तो 1 यहाँ पर हो गया, 1, फिर यहाँ पे 2
और फिर यहाँ पे 3 को ही मिला हुआ है, 3 अंक 3 विद्यार्थियों को मिला हुआ है। चलिए अब 4 भी मिला हुआ है, 4 भी हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 4 को भी नोट करते हैं और 4 वालों को नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में देखें तो यहाँ पे 2 हो गए, 2 3 4 5 6 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 भर देते हैं। चलिए देखते हैं, हम 5 भी अंक पाए हुए हैं तो 5 को भी हम लोग नोट कर देते हैं। अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों को 5 अंक मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 2 को यहाँ पर 2 3 4 5 6 को मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 6 भर देते हैं और देखते हैं कि 6 अंक भी मिला हुआ है। हाँ, तो 6 अंक भी मिला हुआ है, तो 6 को भी हम लोग भर देते हैं। अब इसमें से गिनिए 6 वाले कितने हैं, 6 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला हुआ है। तो यहाँ पर गिनते हैं, तो देखिए 1 मिला आपको, 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थियों को 6 अंक मिला हुआ है। और यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को 7 भी अंक मिला हुआ है, तो 7 को भी लिख लेते हैं। 7 8 और 9 भी मिला हुआ है, नोट कर लेते हैं। 7 को भी, 8 को भी और 9 भी मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 7 को देखते हैं कितने लोगों ने 7 पाया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5, कुल 5 नहीं पाया हुआ है। 7 अंक कुल 5 को मिला हुआ है। चलिए अंक 8 को भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 3 पर 1 2 3 और यहाँ पे 4, कुल यहाँ पे आपको 4 मिला। 8 अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों की संख्या 4 है। और चलिए 9 का देखते हैं। तो यहाँ पे तो सब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पर मिला, 1 और 1 भी बचा हुआ है 2, यहाँ पर कुल 3, सब हो गया। यहाँ पर कुल 3 था। 9 अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 3 थी। अब आपको टैली चिन्ह बनाना है। तो हमने टैली चिन्ह बनाने में आपको बताया कि यदि देखिए 1 से 4 तक रहेंगे तो ठीक है, आप इसी प्रकार से सिर्फ सिंपली 2 लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे 2 विद्यार्थी हैं, मिलान चिन्ह इस प्रकार से 2 खड़ी पाई बना दीजिए। 2 हो गया। 3 के लिए 1 2 3 खींच दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। लेकिन 7 है, तो 7 के लिए हमने बताया कि 1 2 3 यहाँ पे 4 खींच के इस प्रकार से क्रॉस मार दीजिए, ठीक है। तो यह 5 के लिए हो गया, 1 2 3 4 और इस प्रकार से 5, और ये हो गया 6, हो गया 7। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया ये 5 और यहाँ पर ये हो गया 6, यहाँ पर भी ये 7, 1 2 3 4 खींच दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे 5 हो गया और ये हो गया 6, ये हो गया 7 और 5 है, 1 2 3 4 और इस प्रकार से 5 बना दीजिए, ठीक है। 4 के लिए 1 2 3 4 इसी प्रकार से बना दीजिए। 1 2 3 यहाँ पे 3 विद्यार्थियों के लिए बनाना था, तो इस प्रकार से हमने बना दिया। अभी इन सभी अंकों को आप जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या यदि आप जोड़ेंगे तो योग इनका 40 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमें 2 प्रश्न भी नीचे पूछा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों के यहाँ पे अंक हमें बताना है कि 7 और 7 से अधिक, ठीक है। 7 भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है। तो देखिए 7 और 7 से अधिक यही सब है। यहाँ पर 7 अंक पाए हुए हैं और 7 से अधिक 8 9, इन्हीं तीनों को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 5 4 यहाँ पे 3, इन सबको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। 12 विद्यार्थियों ने 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किया हुआ है ना। कोई यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 विद्यार्थियों ने 7 अंक, फिर यहाँ पे 4 विद्यार्थियों ने 8 अंक, 3 विद्यार्थियों ने 9 अंक। तो यहाँ पे 7 वाले को लेना था, या उससे अधिक भी हैं तो उनको भी ले लीजिए। तो 7 और 7 से अधिक यही मिले हुए हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 5 है और 4, 5 4 9, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यह ए वाला प्रश्न था, ठीक है। ए और बी करके दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए यहाँ पे ए लिख देते हैं। ए में कुल यहाँ पे 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों की संख्या का योग कितना निकल कर आया आपको, 4। यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 आपको प्राप्त होगा। चलिए ए हो गया। चलिए बी भी दिया हुआ है, बी को भी हम लोग नोट करते हैं। बी में पूछा हुआ है ना, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। यहाँ पे 4 से कम अंक प्राप्त किए। सारणी बनाने से आप देख रहे हैं कि आपको कोई इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसको तुरंत ही बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 से कम अंक वाले को दिया था, 4 को साथ में नहीं लिया था, कह रहा था कि 4 अंक से कम कौन कौन मिला हुआ था। यहाँ पे देखिए यही 4 अंक वाले, 4 अंक से कम यही है ना, इतने ही
3 वाला, 2 वाला और यहाँ पे 1 अंक वाले, इन्हीं विद्यार्थियों को लेना है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 अंक किसको मिला था, 3 3 6, यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे कुल 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ पे 4 अंक से कम अंक मिला हुआ है। ठीक है, मतलब 4 अंक से कम अंक मतलब यहाँ पे किसी को 3 मिला हुआ है, किसी को यहाँ पे 2 और किसी को 1। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 3 3 6 2 8, 8 कुल ऐसे विद्यार्थी हैं जो 4 अंक से कम अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे कुल 8 विद्यार्थी थे जो 4 अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। यहाँ पे कक्षा 6 के विद्यार्थियों में यहाँ पे मिठाइयों का पसंद दिया गया है, किसको कौन कौन मिठाई पसंद है। तो यहाँ पे कुल 30 दिया होगा कि किसी को लड्डू पसंद है, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, यहाँ पे फिर रसगुल्ला, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जलेबी पसंद है, फिर लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, लड्डू। तो इस प्रकार से आप ना, और उधर जो पीछे दिया था प्रश्न, मतलब जो पसंद दिया था मिठाइयों का, और यहाँ पर यह कुल मिलाकर यहाँ पे 40 30 है, 30 विद्यार्थियों की संख्या था, तो कुल यहाँ पे 30 यहाँ पर होगा, 30 प्रकार की मिठाइयाँ वो सब पसंद कर रहे हैं। कुल 30 विद्यार्थी हैं और इस प्रकार से जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, इस प्रकार से, और पीछे भी जो दिया था वो सब यहाँ पे मिठाइयाँ पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ ना, पहला ए में हम लोग को पूछा हुआ है कि मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है, तो एक में हम लोग क्या लिखेंगे, मिठाइयों का नाम लिखेंगे, पहले वाले कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे मिठाई का नाम लिख देंगे, दूसरे में मिलान चिन्ह लिख देंगे, और तीसरे में विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया अंक लिखा, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या लिखा, उसी प्रकार यहाँ पे अंक के स्थान पे यहाँ पे क्या है, अब मिठाइयाँ आ गई, तो यहाँ पर मिठाइयाँ लिख देंगे, फिर मिलान चिन्ह लिख देंगे, मिलान चिन्ह लिख देंगे, और फिर यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर सारणी हमने बना दिया, यहाँ पे आंकड़ों को हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले में हम लोग लिखेंगे मिठाई, मिठाइयों के कई प्रकार हैं, और यहाँ पे जो भी साथ में रहेगा, मतलब जितने को जलेबी पसंद रहेगा उसको हम लोग साथ में लिख देंगे, और यहाँ पे लड्डू है तो लड्डू वालों को साथ में लिख देंगे। तो मिठाई हो गया, एक में हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह, और एक में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। कुल मिलाकर 30 विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, कुल 30 हैं। अब देखते हैं किसको क्या क्या पसंद है। तो यहाँ पर आपको ना लड्डू, बर्फ़ी ऐसा ही कुछ नाम दिया, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको नाम दिया गया, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फ़ी और जलेबी और रसगुल्ला, इसी प्रकार से मिठाइयाँ हैं। तो इन सबको हम लोग भर लेते हैं और गिन लेंगे कि हम लोग कितनी इनकी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक में लड्डू भरा जाएगा, लड्डू, और फिर है बर्फ़ी, और फिर है जलेबी, और फिर है एक रसगुल्ला। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले लड्डू वाले विद्यार्थियों की संख्या हम लोग जोड़ते हैं कि लड्डू कितनों को पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, एक हो गया लड्डू, 2, और यहाँ पे 3 है कुल, यहाँ पे 3, और इधर भी है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 12। यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना, विद्यार्थियों की संख्या 30 दिया हुआ है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 30 दे दिया गया है, और लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे मिठाइयाँ लिखा गया है ना, यहाँ पर 31 लिख दिया है। ठीक है, हम आपको गिन कर दिखाते हैं। देखिए 30 विद्यार्थियों का दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे मिठाइयों को जो पसंद करते हैं उन्हें देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो यहाँ पर 31 हो गया, तो यहाँ पर एक आप कम कर लीजिए, है ना, क्योंकि कुल यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 30 है, तो यहाँ पे लड्डू में से ही हम लोग एक कम कर दे रहे हैं। मिठाइयों की संख्या 31 दे दिया गया था, इसीलिए हमने एक कम कर लिया, क्योंकि 30 ही विद्यार्थियों की पसंद की यहाँ पर मिठाइयाँ हैं। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 था, यहाँ पे मिठाइयाँ 31 दे दिया गया था, है ना, कि 31 प्रकार से इन मिठाइयों की संख्या दे दिया गया था, तो एक को हमने कम कर लिया। चलिए अब हम लोग गिनते हैं लड्डू का। यहाँ पे लड्डू के लिए यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर गिना था, 3, और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे लड्डू कितने विद्यार्थियों को पसंद है, कुल 11 विद्यार्थियों को। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को गिना है बर्फ़ी का, तो चलिए बर्फ़ी का गिनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 हो गया बर्फ़ी, 1, और यहाँ पे 2 बर्फ़ी, और यहाँ पे बर्फ़ी 3, बर्फ़ी का कुल 3 ही मिला है, एक पीछे मिला, और यहाँ पे 1 2,
3 मिला, यहाँ पर 3 ही भर देते हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया जलेबी। जलेबी का देखते हैं हम लोग, पहले इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जलेबी एक यहाँ पर है, एक जलेबी, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 भर लेते हैं। अब जो बचा हुआ है रसगुल्ला का ही बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रसगुल्ला कितना है। यहाँ पे 1 हो गया रसगुल्ले का, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 भर लेते हैं। यहाँ पर मिठाई की संख्या एक अधिक दिया था, आप यहाँ पर भी गिन सकते हैं। लड्डू को यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पे पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 बता दिया था, है ना। तो देखिए यहाँ पर 12 रहता तो गलत हो जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या देखिए 9 में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो 9 और 11 20 हो जाएगा, 9 और 11 20 हो गया, और 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 10 30 हो जाएगा। तो इनका योगफल यदि योग हम लोग कर देंगे ना, तो योग बराबर यहाँ पे 30 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मिठाई को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो 31 दे दिया गया था, तो एक हमने लड्डू को कम कर दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग टैली चिन्ह बनाते हैं, यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पे 11 को दिखाना है, तो हमने बताया 1 2 3 और यहाँ पे 4 को दिखाइए, फिर इसी प्रकार से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 5 के लिए, 5 हो गया, और कुल 11 बनाना है, तो यहाँ पे 5, फिर 5 के लिए बनाइए, 5 5 10, और ये हो गया 1 11, ठीक है। 3 के लिए बनाना है तो सिंपल यहाँ पे 3 इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए, 3 हो गया। 7 के लिए बनाना है तो 5 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे खींच दिया 5, और यहाँ पे 6, यहाँ पर ये 7 हो गया। 9 के लिए खींचना है तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 6 7 8 9, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर मिठाई लिख दिया। और यहाँ पे लड्डू था, बर्फी था, जलेबी, रसगुल्ला, और इसको हमने विद्यार्थियों की संख्या में बांट दिया। मतलब यहाँ पे लड्डू कितने को पसंद था, विद्यार्थियों की संख्या 11, बर्फी कितने को पसंद था 3, यहाँ पे जलेबी कितने विद्यार्थियों को पसंद था, यहाँ पे 7, और रसगुल्ला पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 थी। और मिलान चिन्ह हमने इस प्रकार से भर दिया, और कैसे भरा हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला प्रश्न था, यहाँ पे सारणी के रूप में तो हमने व्यवस्थित कर दिया और मिलान चिन्ह बना दिया। चलिए ए प्रश्न हल हो गया। बी वाले प्रश्न दिया कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो यहाँ पे कौन सी मिठाई को देख रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। यहाँ पे 9 है, 7 है, 3 है, 11, तो किस मिठाई को ज़्यादातर बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे अधिकतम बच्चों की संख्या यही है 11, यहाँ पे 9 कम हो जाएगा, अधिकतम बच्चे इसी लड्डू को ही पसंद कर पा रहे हैं। ए वाले प्रश्न में हम लोग को साड़ी बनाना था, और बी वाले प्रश्न में हमें बताना था कि अधिकतम बच्चे किस मिठाई को पसंद करें। तो यहाँ पे अधिकतम बच्चे यहाँ पे लड्डू को पसंद करें, तो यहाँ पे लिख दीजिए लड्डू। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे गया, कैथरीन ने एक पासा डाइस लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं को लिख लिया। इस प्रकार इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा। यहाँ पे वर्गाकार बनाकर इसने लिख लिया हुआ है। डाइस मतलब यहाँ पे जो भी आप लूडो खेलते हैं तो इस प्रकार से एक डाइस रहता है, जो यहाँ पे पासा, जिस पर कुल 6 अंक बने रहते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक बने रहते हैं। तो 6 आने पर ही गोटियाँ खुलती हैं जो भी घर में बंद रहती हैं। तो यहाँ पर इसी को उसने कुल 40 बार उछाला है, ठीक है, 40 बार उछाला है। तो यहाँ पे सबको लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 चौका 40, यहाँ पे 40 बार उछाला है। और यहाँ पे मतलब एक बार उछाला तो उसने कितना पाया, 1 अंक मिला, पासा पर 1 अंक मिला। और यहाँ पे दूसरी बार जब उछाला तो यहाँ पे पासे पर 3 बना, तीसरी बार उछाला तो यहाँ पे 5 आया। तो इसी प्रकार से जो भी आया है यहाँ पे 40 बार उसने उछाला हुआ है, पासे पर जो भी ऊपर अंक आया उसको यहाँ पर नोट कर दिया उसने, ठीक है। 1 से लेकर कुल 6 तक ही उस पर अंक रहते हैं पासे पर। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए यहाँ पे न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो पहले हम लोग को सारणी बनाना है, तो सारणी में हम लोग पहले बनाएंगे, 1 लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे, देखेंगे 1 कितनी बार पासा पर आया, ठीक है। 1 यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से हम लोग गिन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग संख्याएं करके लिख देंगे। यहाँ पे संख्या 1 कितनी बार आया इसको भी हम लोग लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो संख्या 2 है पासे पर वो कितनी बार आई यह भी हम लोग नोट कर लेंगे, और फिर जो भी टैली चिन्ह रहेगा उसको हम लोग बना देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने सारणी बना लिया, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संख्याएँ। यहाँ पर हम लोग संख्याओं को लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग मिलान चिन्ह को लिख देंगे, मिलान चिन्ह हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। संख्याओं को अभी हम लोग लिखेंगे, संख्याएं उस पर पासे पर बनी रहती हैं, 1 2 3 4 5 और कुल 6, इतनी पासे पर संख्याएं बनी रहती हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं
यह एक को हम लोग अभी गिन कर बताएंगे कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कितनी बार, ठीक है। चलिए हम लोग एक को गिनते हैं कि एक कितनी बार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक हो गया, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुल 7। यहाँ पर इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, संख्या कितनी बार 7 बार आया हुआ है। इसको हम लोग टैली चिन्ह पर बना लेंगे, मतलब इसका मिलान चिन्ह हम लोग बना लेंगे, 7 बार आया हुआ है एक। और चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 2 पर, 2 यहाँ पर है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, कुल 6 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 6 बना ले रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अंक जो यहाँ पे 3 आया है पासे पर, संख्या 3 कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बार, संख्या 3 5 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे संख्या 3 को हम लोग 5 बार भर लेते हैं। अब देख लेते हैं संख्या 4 कितने बार आया हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, कुल 4 बार आया हुआ है संख्या 4। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 5 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर हम लोग 11 भर लेते हैं। तो अब देखते हैं संख्या 6 कितने बार आया हुआ है, ठीक है। संख्या 6 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। तो यहाँ पर हमने 7 भर लिया। चलिए इसका हम लोग मिलान चिन्ह बनाते हैं। 7 है तो 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से खींच देंगे। 5वां के लिए इस प्रकार से, और ये हो गया 6, ये हो गया 7, और फिर यहाँ पर ये हो गया 6 के लिए 1, 2, 3, यहाँ पे 4, और फिर इस प्रकार से खींच देंगे 5 हो गया, और एक ये 6 हो गया, और यहाँ पे 5 है तो 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार से खींच दिया गया तो 5, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए इसी प्रकार से सीधी लाइनें। और यहाँ पे 11 है तो 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार से 5, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 5, और यहाँ पे एक 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 5, 5, 10, 1, 11 हो गया। चलिए 7 के लिए 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5, 6, 7 हो गया। तो हमने सारणी बनाया, संख्याओं को लिखा, मिलान चिन्ह लिखा, और कितनी बार आया था उसको भी हमने लिख दिया। तो कितनी बार आया उसको फिर हमने मिलान चिन्ह में बना लिया। तो आप इस प्रकार से बना के इसको, इसी सारणी को हमने भरा, जिसको आप कॉपी पर बना के भरिए गया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ए वाले प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है ना, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बार पूछा हुआ है, कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन है, यही आया हुआ है, सबसे कम 4 बार आया हुआ है, वो है संख्या 4, ठीक है। सबसे कम बार यही है। तो यह ए वाला प्रश्न था, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए, पूछा था कि सबसे कम बार कौन सी संख्या पासे पर आ रही है। तो यहाँ पे सबसे कम बार की बात करें तो यहाँ पे वो कितनी बार यहाँ सबसे कम है, यहाँ पे 4। यहाँ पे जो 4 बार आया हुआ है वो है संख्या 4। इन संख्याओं में कि हम लोग बात करें ना, तो 1 7 बार आया हुआ है, 2 6 बार, इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे कम यही है, 4 ही है। तो यहाँ पे 4 बार कौन आया हुआ है, वो संख्या 4 है। तो इसको लिख दीजिए 4 को। चलिए ये हो गया। बी में पूछा हुआ कि अधिकतम बार आने वाली संख्या। चलिए यहाँ पर बी हो गया। अधिकतम बार देखिए कौन सा आया है, अधिकतम बार यहाँ पे 11 बार आया हुआ है, और 11 बार आया कौन है, यहीं पर ये संख्या 5 है। हम लोग को संख्याओं को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आने वाली संख्या करके लिखा हुआ है, तो हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। अधिकतम बार यही 11 बार आया हुआ है, कौन आया हुआ है, 5। तो यहाँ पर 5 को लिख दीजिए, बी में भरा जाएगा 5। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। देखिए सी में आपको दिया हुआ है ना समान बार। समान बार को मतलब कि जिनका मतलब पासे को उछाला गया है, तो कौन बराबर बार आया हुआ है ना, 40, कुल 40 बार उछाला गया है। 40 बार में से यहाँ पे बराबर कितना बार उछाला गया है, ठीक है। समान बार हमें यहाँ पे देखकर आपको बता देंगे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे देखिए 7 वाला ही आपको मिला है। यहाँ पे 7 बार है तो यहाँ पर भी 7 बार आपको मिला है, और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो 5 है, 4 है, 11 है, कोई और नहीं मिला है। तो समान बार यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी संख्या 1 को भी 40 बार, मतलब जब पासे को 40 बार उछाला गया तो संख्या 1 7 बार आई, और यहाँ पे संख्या 6 भी क्या आया, 7 बार आया, है ना। तो यहाँ पे जो बार समान बार था, यहाँ पे समान बार यही है, 7 बार। यहाँ पे 1 भी 7 बार आया हुआ है, और यहाँ पे 6 भी 7 बार आया हुआ है। तो इन्हीं दोनों को समान बार हमें लिखना था। समान बार वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो यहाँ पे 1 और 6 है, लिख देते हैं 1 और 6 है। 40 बार उछालने पर पासे में 7 बार यहाँ पे 1 आया था, और 7 बार ही संख्या यहाँ पे 6 है, तो यही संख्याओं को लिखना था। तो यहाँ पे 1 और 6 बना, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 था। चलिए प्रश्न नंबर 3 भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया निम्नलिखित चित्रलेखा 5 गाँवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। यहाँ पे गाँव ABCD करके दे दिया गया है और यहाँ पे एक ट्रैक्टर का चिन्ह बराबर यहाँ पे चित्र बराबर एक चित्र बराबर एक ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर हमें ABCD यहाँ पे गाँव करके दे दिया गया है और यहाँ पे आपको नीचे प्रश्न भी पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्रलेखा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देना है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम मतलब ट्रैक्टर किस गांव में है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए गांव A की बात करें तो गांव A में कुल कितने ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ पे 3 3 6, गांव A में कुल 6 ट्रैक्टर हैं और यहाँ पे B गाँव में 3 2 5, तो यहाँ पर 5 ट्रैक्टर हैं और यहाँ पे 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे जो गाँव C है उसमें कुल 8 ट्रैक्टर है और यहाँ पे D वाले में 1 2 3 ट्रैक्टर है। गांव ई की बात करें तो 3 3 6 ट्रैक्टर गांव ई में है। हमने यहाँ पे सबको लिख दिया ताकि यहाँ पर आप प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएँ। अब यहाँ पे दिया है ना पहला प्रश्न, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम वाला देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे कम गाँव D में ही है, कुल 3 ही ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा किस गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है मतलब सबसे कम है, तो यहाँ पे गाँव जो D है इसी में सबसे कम ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया था कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है सबसे कम है, तो वह गांव D है जिसमें कुल 3 ही ट्रैक्टर थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गांव D में सबसे कम ट्रैक्टर है ना। आप यहाँ पे चित्र में से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न दिया है ना किस गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस गाँव में है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसी वाले गाँव में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है जो कि है गाँव C, इसी में कुल 8 ट्रैक्टर है, 3 3 6 7 8, तो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है 8। यहाँ पे गाँव C में ही ट्रैक्टरों की सबसे ज़्यादा मतलब ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो यहाँ पर है गांव C, लिख देते हैं गांव C। थर्ड वाले प्रश्न में दे दिया गया है गांव C में गांव B से कितने अधिक ट्रैक्टर है। गांव C में देखते हैं तो यहाँ पे गांव C में यदि हम लोग ट्रैक्टरों की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 है और यहाँ पे गांव B की बात करें तो इसमें कुल 5 ही ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे कितने अधिक है गांव C में, ठीक है, तो यहाँ पे 8 है। यहाँ पे गांव C की बात करें तो इसमें 8 है और गांव B की बात करें तो यहाँ पर 5 है, तो 8 है और ऋण यहाँ पे 5 घटा देंगे। प्रश्न यही पूछा हुआ है कि गांव C में गांव B से कितने अधिक ट्रैक्टर है, तो गांव C में हम लोग बता दें कितने अधिक ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे यही इसकी संख्या 8 है। 8 में से यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गांव B के यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या घटा देना है, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 3 8, 3 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे जो गांव C है यहाँ पे गांव B से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं, इसमें 3 अधिक ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ पे हमने घटा कर आपको दिखाया, तो यहाँ पर भरा जाएगा 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3 भरा जाएगा। चलिए ये हो गया थर्ड वाला प्रश्न। यहाँ पे चौथा प्रश्न आपको दे दिया गया है ना, पाँचों गाँवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है। पाँचों गाँवों का आपको यहाँ पे सबके यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या जोड़ देना है। तो यहाँ पे संख्याओं को तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे गाँव A में कुल कितने 6 थे, गाँव B में कुल 5 था, गाँव C में 8 था और गाँव D में 3 और यहाँ पे गाँव E में कुल 6 ट्रैक्टर है। बस इन सभी का आपको योगफल लिखना है। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। जोड़िए 6 5 11 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ें सिर्फ तो यहाँ पे 11 हो गया और 8 में यदि 3 जोड़ देंगे तो 8 3 भी 11 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो गया। 11 में यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, 11 और 6 17 हो जाएगा और फिर यहाँ पे जोड़ देंगे तो 28 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे सबको आप जोड़ लीजिएगा, 28 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे पाँचों गाँवों को मिलाकर कुल यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या कितना 28 आपको निकल कर आया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया ना, एक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ पे और देखिए यहाँ पे जो एक लड़कियों का चेहरा बनाया गया है ना, मतलब यहाँ पे एक लड़की का चित्र बनाया गया है चेहरे का, तो यहाँ पे एक लड़की का चेहरे का चित्र बराबर 4 लड़कियों की संख्या है। यहाँ पे पैमानों को भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 4 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 8, मतलब यहाँ पे हम जो भी आएगा हम लोग गुणा करके लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 में क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि एक जो यहाँ पे लड़कियों का चेहरा का जो चित्र बनाया है यहाँ पे इसके एक चित्र बराबर 4 लड़कियों की संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग 4 का गुणा करके प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 चौका 24, यहाँ पे कुल यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे फोर्थ बना गया है इस प्रकार से। यहाँ पे इसमें इस फर्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे 24 लड़कियों की संख्या है। चलिए आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इस चित्रलेखा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पे पहली क्लास में हमने बताया कि लड़कियों की संख्या कुल 24 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड क्लास में। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 में हमें 4 का गुणा करना है ना, क्योंकि एक यहाँ पे चेहरा बराबर यहाँ पे जो लड़कियों का एक चित्र बनाया गया है इसमें संख्या कितना है 4 है, 4 चौका 16 हो जाएगा।
16 हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आधा चित्र और बनाए, मतलब यहाँ पे इससे और भी अधिक संख्या में लड़कियाँ हैं, मतलब 16 से अधिक है, 16 से अधिक है लेकिन पूर्ण नहीं बना है। 16 से अधिक लड़कियाँ हैं लेकिन किससे कम है, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चौका 16, यहाँ पे 5 5 20, यहाँ पे 20 से कम ही लड़कियाँ हैं, ठीक है। 16 से तो अधिक है लेकिन 20 से कम ही लड़कियाँ हैं, है ना। 20 से पूरी लड़कियाँ रहती 20, तो यहाँ पे इस चेहरे को पूरा बनाया होता, ठीक है। तो 16 और 20 के बीच में यहाँ पर लड़कियों की संख्या है, लेकिन इतना पता है कि 16 से तो अधिक है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही बन जाएगा, यहाँ पे इतना ही बन जाएगा 16, ठीक है। 16 से कुछ अधिक लड़कियाँ हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाया। यहाँ पर जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 में भी यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक चित्र बराबर 4 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा 20 है, ठीक है। और यहाँ पे 16 से अधिक था, 4 5 20 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, और यहाँ पर आधा बना हुआ है तो इसको रहने देते हैं। 1 2 3, 3 यहाँ पर बताते हैं, 3 में गुणा कर देंगे 4 का, है ना। 3 चौका 12, 12 से अधिक लड़कियाँ हैं, 12 से अधिक लड़कियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे अगर पूरा रहता तो 4 चौका 16, तो मतलब यहाँ पे 12 से तो अधिक लड़कियाँ हैं लेकिन 16 से यहाँ पे कम लड़कियाँ हैं, ठीक है। चलिए इसको याद रखेंगे। यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से अधिक हैं, 8 से तो अधिक ही लड़कियाँ हैं लेकिन कितने से कम है, यहाँ पे 4 तिहाई 12, ठीक है। 1 1 2 3, 4 तिहाई 12 से यहाँ पे कम लड़कियाँ हैं। यहाँ पे 4 में 2 का गुणा कर दिया गया, मतलब 2 में 2 गुणते 4 किया गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, 4 में फिर गुणा कर देंगे 4 का, 4 चौका 16, यहाँ पे टोटल 16 लड़कियाँ हैं। और यहाँ पे साथ में यहाँ पे 3 है, तो 3 का हम लोग गुणा करते हैं, 3 में यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ पर भी हमने गुणा किया हुआ लेकिन बस हमने व्युत्क्रम कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या या 2 है और 4 से गुणा कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 तिहाई 12, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 12 है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 4 है, 4 से अधिक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक ही बना हुआ है तो यहाँ पे एक का चित्र का मतलब है 4, तो 4 से तो अधिक है कुछ, लेकिन यहाँ पे 4 दूना 8 से कम ही है, ठीक है। 4 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। अब यहाँ पे जो लिखे गए हैं प्रश्न उनको आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए हम अब प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम किस कक्षा में है, तो यहाँ पे सबसे कम कक्षा में आप चित्र को भी देखकर समझ सकते हैं, यहाँ पर है 4 से अधिक है, यही है जो कक्षा 8 की लड़कियाँ हैं यही सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे 4 से ही सिर्फ अधिक है, ठीक है। और इसमें बात करें तो यहाँ पे 8 से अधिक लेकिन लड़कियाँ हैं, 4 से अधिक हैं और 8 से कम है, तो यही है इस कक्षा में 8वीं में। यहाँ पर हम लोग भर देंगे ए में 8 भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चलिए बी वाला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। क्या कक्षा, यहाँ पे छठी की बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या यहाँ पे कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, यहाँ पर हमें बताना है। जो कक्षा 6 की जो लड़कियाँ हैं या कक्षा 5 से यहाँ पर मतलब कम है, तो यहाँ पर नहीं, ये सही बात नहीं लिखा हुआ है ना। जो कक्षा 6 में देख रहे हैं लड़कियों की संख्या अधिक है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 16 है, लेकिन कक्षा 5 में हम लोग देख रहे हैं तो 8 और 12 के बीच में ही है, ठीक है। आप चित्र से भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख ही रहे हैं कि लड़कियों की संख्या का चेहरा मतलब चेहरा ही बनाया गया है, चित्र बनाया गया, तो 1 2 3 4 बनाया गया है और यहाँ पे 2 चित्र और आधा चित्र बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों से कम है, तो अब देखिए इससे कम नहीं है, यहाँ पे कक्षा 5 से कम नहीं है, कक्षा 5 से क्या अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नहीं भरा जाएगा। पूछा हुआ है कि कक्षा 6 में जो लड़कियों की संख्या है कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, तो हम लोग लिख देते नहीं अधिक है, नहीं हमने लिख दिया। चलिए सी वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ना, कक्षा यहाँ पे 7 की बात किया हुआ है, यहाँ पे इसकी बात किया हुआ है, कक्षा 7 में कितनी लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में यहाँ पर हमने बताया कितना 12, यहाँ पे चेहरा 3 बना हुआ है, 1 2 3, 3 में यहाँ पे एक चेहरा बराबर, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 4 है, यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, तो इसमें गुणा कर दिया गया, यहाँ पे 3 में 4 का गुणा करके यहाँ पे लड़कियों की संख्या कुल कितना है 12 है, तो यहाँ पर 12 भरा जाएगा। चलिए 5वें के ABC में हम लोग नोट कर लेते हैं। जो यहाँ पे पहला वाला प्रश्न दिया था, यहाँ पे इसका यह सही था। 8वीं कक्षा में किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम थी, तो वो कक्षा 8 की लड़कियाँ थी, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे में नहीं भरा जाएगा, और तीसरे में यहाँ पे जो सी वाला प्रश्न है उसमें 12 भरा जाएगा। चलिए यहाँ पे ये वाला प्रश्न हल हो गया 5वां। यहाँ प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया है ना, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। यहाँ पे किसी सप्ताह की बात किया हुआ है कि यहाँ पे सोमवार मंगलवार इस प्रकार से सप्ताह के 7 दिन बल्ब बेचे गए हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पे पैमाना भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एक बल्ब का जो चिन्ह बना हुआ है ना, बल्ब की जो आकृति बनी हुई है वहाँ पे 2 बल्ब के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पैमाना यही लिखते हैं, मतलब यहाँ पे यदि बल्बों की संख्या अधिक है तो यहाँ पर आप पैमाने में भी दर्शा सकते हैं उसको, तो यही पैमाने में दर्शाया गया है। तो सोमवार के दिन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बल्ब है, तो यहाँ पे 6 में क्या कर देंगे, 6 में 2 का गुणा भी करेंगे, क्योंकि एक बल्ब के चिन्ह का बराबर 2 बल्ब है, ठीक है।
एक यहाँ पे बल्ब की चिन्ह बराबर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बल्ब की आकृति कुल 6 बनी थी, 6 में यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया गया, तो यहाँ पे 6 दूना 12 बल्ब है। ठीक है, सोमवार के दिन कितने बल्बों की बिक्री हुई? तो 12 की। मंगलवार की बात करें तो ये यहाँ पे 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे 8 में भी आपका क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, 8 दूना यहाँ पे 16 बल्बों की बिक्री हुई है। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद हम लोग प्रश्नों का जवाब देते हैं। फिलहाल में हम लोग देख लेते हैं बुधवार के दिन कितने बल्ब बिके, तो यहाँ पे 4 में 2 का गुणा करना है, 4 दूना 8 हो गया। और यहाँ पे बृहस्पतिवार की बात करें तो यहाँ पे 5 है, तो 5 में फिर आप 2 का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 10 बल्ब बिके हैं बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को 3 3 6 7, 7 में भी आपको 2 गुणा करना पड़ेगा, 7 दूना यहाँ पे 14 बल्ब बिके हैं। यहाँ पे शनिवार को यहाँ पे 4 है, तो 4 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8 बल्ब बिके हैं। और यहाँ पे 4 4 8 1 9, ठीक है, 4 4 8 1 9, तो यहाँ पे 9 में आप 2 का गुणा कर देंगे, तो 9 दूना 18 बल्ब यहाँ पे रविवार को बिके हुए हैं। अब सिंपल आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो देख लीजिए शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो हमने बताया यहाँ पे 14। ठीक है, यहाँ पे बल्बों का जो चिन्ह बना था यहाँ पे कुल बना था 7, और यहाँ पे जो एक बल्ब का चिन्ह है वो यहाँ पे 2 बल्ब के बराबर है, तो 7 में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो आपको 14 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ए वाले प्रश्न में आपको 14 भरना है। ठीक है, ए वाले प्रश्न में हम लोग 14 लिख देंगे। शुक्रवार को बेचे गए बल्ब कितने बल्ब बेचे गए, तो यहाँ पे 14 बल्ब बेचे गए। यहाँ पे बी वाले प्रश्न में दिया हुआ किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बल्ब किस दिन बेचे गए, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बल्ब यहाँ पे इसी दिन बेचे गए। ठीक है, 18, अधिकतम 18 बेचे गए, जो कि है रविवार के दिन, तो यहाँ पे बी वाले में हम लोग रविवार भर देंगे, इसी दिन सबसे अधिकतम बल्ब बेचे गए। यहाँ पे सी वाले प्रश्न में दिया हुआ ना किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो यहाँ पे समान, यहाँ पे देख लीजिए बराबर बराबर किसका आया हुआ है, तो यहाँ पे 18 है, तो 18 कोई और नहीं है, 8 यहाँ पर है। देखिए बराबर बराबर यही है, एक यह आया हुआ है, एक यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8 है, तो ये किसका किसका है? बुधवार और शनिवार का, तो बुधवार और यहाँ पे शनिवार, यहाँ पे इन 2 दिनों में 8 बल्ब बेचे गए। ठीक है, तो यहीं बराबर है, इसको भी हम लोग को सी वाले में नोट करना है। ठीक है, और चलिए हम लोग नोट करते हुए चलते हैं, यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, लिख देते हैं। देखिए ABCD करके दिया हुआ है, तो ए में हमें भरना था 14 और बी में रविवार। ठीक है, और यहाँ पे सी में पूछा था कि किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो यहाँ पर बुधवार और यहाँ पे शनिवार को 8 बल्ब बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बुधवार और शनिवार, इन दोनों में यदि बात करें कितने कितने बल्बों की, तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया आकृति में भी, यहाँ पर 8 बल्ब बेचे गए थे। ठीक है, चलिए डी वाले प्रश्न में दिया हुआ किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, मतलब सबसे ज़्यादा कम किस दिन बेचा गया है, तो सबसे ज़्यादा कम तो यहाँ पे इन 2 दिनों का बराबर ही है। ठीक है, सबसे कम तो यहीं बेचा गया है, 4 4 8 बल्ब ही बेचे गए हैं सबसे कम न्यूनतम, तो यहाँ पे ये भी भरा जाएगा बुधवार और शनिवार ही, सबसे न्यूनतम बल्ब इसी दिन बेचे गए हैं। ठीक है, बुधवार और शनिवार को, जो कि दोनों बराबर थे, 8 बल्ब दोनों बेचे गए। तो यहाँ पे आकृति 4 बना था, 4 में 2 का गुणा करना था, तो यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, सबसे कम यही है 8 है, तो यहाँ पे इन दोनों दिनों को हमें लिखना पड़ेगा, बुधवार और शनिवार को। चलिए यहाँ पर डी वाले में हम लोग लिखते हैं बुधवार और शनिवार, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, बुधवार और शनिवार को, शनिवार और बुधवार को सबसे ज़्यादा कम बल्ब बेचे गए, यहाँ डी था। ई वाले प्रश्न में आ जाते हैं। ई वाले प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि एक बड़े डब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पे 9 बल्ब आ सकते हैं, अधिकतम एक डब्बा है, और यहाँ पे तो हम लोग क्या कर दें, पहले यहाँ पे बेचे गए बल्बों की संख्या को जोड़ देंगे और 9 से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने डब्बे बेचे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबको यहाँ पे जोड़ते हैं, लिख देते हैं ई में सप्ताह के सभी दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या हम लोग यहाँ पे पहले ज्ञात कर लेते हैं कुल कितनी बल्ब बेचे गए हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं, देखिए सोमवार को कुल 12 बल्ब बेचे गए, चल बराबर करके यहाँ पर भी लिखते हैं, सोमवार को 12 बल्ब बेचे गए, और मंगलवार को 16, और फिर यहाँ पे बुधवार को 8 हमने ज्ञात करके आपको दिखाया हुआ है, और यहाँ पे जो बृहस्पतिवार है यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 14,
फिर यहाँ पे 8 और फिर 18 है, यह है रविवार का। तो यहाँ पे सप्ताह के 7 दिन जो बल्ब बेचे गए हैं उनका यहाँ पे आपको सिंपल योग कर लेना है। योग करिए, योग करेंगे तो देखिए 20 और यहाँ पे 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं 20 नहीं है, ये 12 है, 12 और 18 को जोड़ेंगे तो आपको 30 मिलेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे 16 है, 16 और आप 14 को जो भी जोड़ेंगे, 16 और 14 को जोड़ देंगे तभी भी आपको 30 मिलेगा। 6 4 10 हो जाएगा कहीं का स्थान, यहाँ पर भी 8 2 10 हो गया था, तो यहाँ पर भी 16 और 14 को जोड़ देंगे तो आपको 30 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे इनको हम लोग जोड़ लेते हैं जो यहाँ पे शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे देखिए 8 और 8 16 हो जाएगा, 8 8 16, तो 16 में 10 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, अब बस इनको जोड़िए, इकाई के स्थान पर अब जोड़ देंगे तो 6 0 0 है तो यहाँ पर 6 मिलेगा। और फिर यहाँ पे दाई का स्थान जोड़ते हैं, 3 3 6 7 8। तो यहाँ पे सप्ताह के सभी दिन बेचे गए बल्बों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया, कुल 86 बल्ब बेचे गए। तो यहाँ पर हम लोग को पता है ना कि एक बड़ा सा डब्बा है, बड़े डब्बे में 9 9 बल्ब आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको यदि मान लेते हैं भरना ही है, उसमें बॉक्स में भरना ही है, तो हमें कितना डब्बों की आवश्यकता पड़ेगा। एक बड़े डब्बे में 9 9 बल्ब आ रहे हैं, तो हम लोग इस यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 से हम लोग भाग दे देंगे, जितनी बार भाग चला जाएगा उतने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि शेषफल भी बचा तो यहाँ पे एक डब्बा हम लोग और ले लेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि एक डब्बे में कुल 9 बल्ब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, प्रश्न में हम लोग को दिया था कि एक बड़े डिब्बे में कुल 9 ही बल्ब आ सकते हैं, में 9 बल्ब आ सकते हैं, तब इस सप्ताह लिखते हैं, सप्ताह, तब इस सप्ताह डिब्बों की आवश्यकता हमारे पता है कुल यहाँ पे 86 बल्ब है, इसमें 9 से भाग दे दीजिए, जितनी बार भाग चला जाएगा, देखते हैं कितनी बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 9 9 81, मतलब 9 बार तो भाग चला जा रहा है 9 से ही, और कितनी बार यहाँ पे शेषफल बच रहा है 81 में, 86 में से 81 घटा देंगे तो 5 बटा आपको 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 डब्बों की तो आवश्यकता आपको पड़ रही है। ठीक है, 9 बार भाग चला जा रहा है, यदि डब्बों में भरा जाए तो यहाँ पे एक डब्बे में 9 9 बल्ब को भरा जा रहा है। तो यहाँ पे कुल 86 बल्ब थे, 86 में हमें पता है कि एक बड़े डब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो 9 से हमने भाग दे दिया, तो 9 बार भाग चला गया, और इतना बार यहाँ पे आंसर यहाँ पे मिश्रित भिन्न में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 86 में 9 से भाग दे दिया, तो 9 सही 5 बटा 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 डब्बों की हमें आवश्यकता है, और चूंकि हमें सभी मतलब सभी बल्बों को भरना है, तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या कर देंगे, एक डब्बा हम लोग और ले लेंगे, है ना, ताकि यहाँ पर 5 बल्ब जो बच रहे हैं उनको भी हम लोग भर दें। ठीक है, तो 9 और 1 10। ठीक है, और लिख देते हैं, इस सप्ताह आवश्यक डिब्बों की संख्या 10 है। ठीक है, 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी, बेचा गया हो या खरीदा गया हो, इन इतने जो है यहाँ पे 86 बल्ब हैं, उनको भरने के लिए यहाँ पे 9 बार पूरी तरह चला गया, तो 9 डब्बों की आवश्यकता थी, 5 बल्ब बच रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि एक कोई भी डब्बा है उसमें 9 बल्ब आ सकते हैं, तो एक डब्बा और ले रहे हैं, जिसमें यहाँ पे जो शेष 5 बचे हैं बल्ब उनको भी हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पे 9 हो गया, और एक यहाँ पर 5 बल्ब भरने के लिए, यहाँ पे भले से उसमें 9 मतलब डब्बे में 9 बल्ब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बल्ब बच रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर देंगे, एक डब्बा और ले लेंगे, तो 9 1 10 डब्बा हो जाएगा। अतः इस सप्ताह आवश्यक डिब्बों की संख्या 10 है। ठीक है, 10 डिब्बे रहेंगे, तो यहाँ पे 86 बल्बों को आप पूरी तरह से भर देंगे। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दे दिया कि एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित है। तो यहाँ पे चित्रलेखा बनाकर दे दिया गया है उनके फलों की टोकरियों के हिसाब से। यहाँ पे 6 विक्रेताओं की बात किया गया है, यहाँ पे नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे टोकरियाँ बनाया हुआ है, तो रहीम कुल कितने टोकरी बेच रहा है, 1 2 3 4 टोकरियाँ बेच रहा है। और यहाँ पे देखिए एक टोकरी बराबर दिया हुआ है ना 100 फलों की टोकरियाँ, जो यहाँ पर चिन्ह एक बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि 100 फलों की टोकरियाँ बेचा गया है। यहाँ पर किसी ने एक बेचा हुआ है, तो यहाँ पे रहीम द्वारा कितने, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 में यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 400 फलों की टोकरियाँ किसने बेचा है, रहीम ने और लखनपाल ने, इसी प्रकार से बेचा हुआ है। और यहाँ पर हमें नीचे प्रश्न भी करके दिया गया है। ठीक है, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियाँ बेची। तो यहाँ पर इनका पहले हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, रहीम द्वारा बेचे गए यहाँ पर फलों की कुल कितनी टोकरियाँ हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 2 3 4 है ना,
तो 4 में हम लोग यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जो यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है आकृति, इसका मतलब है 100 फलों की टोकरियाँ। तो यहाँ पे कुल 4 है, तो 4 का यहाँ पे 4 गुणते 100 हो गया, बराबर यहाँ पे 400 फलों की टोकरियाँ, ठीक है। किसने बेचा हुआ है? रहीम ने। ये हो गया। चलिए लखनपाल ने, यहाँ पर इसका देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 से तो कुछ अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे। यहाँ पर है 5 गुणते 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 और प्लस कुछ अधिक ही है, ठीक है, 500 से अधिक है, लेकिन यहाँ पे 600 से कम है। यहाँ पर ये पूरा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 600 से कम है। चलिए अनवर का देखते हैं, यहाँ पे 3 3 6 7, तो यहाँ पे 7 में 100 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये इसका टोटल 700 टोकरियाँ इसने बेचा हुआ है अनवर ने। चलिए मार्टिन की बात करें तो यहाँ पे 3 3 6 3 9, 9 से भी कुछ अधिक बेचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसका हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 9 गुणते यहाँ पे 100, 900 का गुणा कर 9 और 100 का गुणा कर देंगे तो 900 आ जाएगा। 900 में भी यहाँ पे प्लस लगेगा, है ना, क्योंकि फिर यहाँ पर आधा बना हुआ है ना। 3 3 6 3 9, 900 से भी, क्योंकि यहाँ पे 9 में हमने 100 से गुणा कर दिया तो 900 टोकरियाँ प्राप्त हो गया, और कुछ अधिक ही है 900 और यहाँ पे 1000 के बीच में इसने बेचा हुआ है मार्टिन ने। चलिए रंजीत सिंह की बात करें तो यहाँ पे 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे 8 में गुणा हो जाएगा 100 का, तो आपको निकल कर आ जाएगा 800 टोकरियाँ इसने रंजीत सिंह ने बेचा हुआ है। चलिए जोसेफ की बात करें तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 4 से भी कुछ अधिक है, तो यहाँ पे 4 में हम लोग सिंपली 100 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 400। 400 से भी इसने कुछ अधिक ही टोकरियाँ बेचा हुआ है ना, और लेकिन 500 से कम। अब यहाँ पे पहले प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं, ए वाला दिया हुआ है ना, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियाँ बेची। तो यहाँ पर सबका हमने ज्ञात किया, तो रहीम ने यहाँ पे 400, यहाँ पे लखनपाल ने 500 प्लस, यहाँ पे यह था अनवर ने 700 सिर्फ बेचा था, और यही मार्टिन की बात करें तो 900 प्लस, और यहाँ पे 800 था, यहाँ पे 400 प्लस था। तो यहाँ पर कि यही मार्टिन की बात करें तो इसने सबसे अधिक यहाँ पे फलों की टोकरियाँ बेचा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन है? मार्टिन, 900 प्लस बेचा हुआ जो कि सबसे अधिक है। तो यहाँ पे इसका नाम मार्टिन है, तो मार्टिन को हम लोग लिख देते हैं। मार्टिन ने सबसे अधिकतम टोकरियाँ ही मार्टिन ने बेचा हुआ है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न। बी वाले प्रश्न में आपको दे दिया है ना कि अनवर ने फलों की कितनी टोकरियाँ बेची। तो अनवर का देख लेते हैं, अनवर यहाँ पर है, तो अनवर ने हमने यहाँ पर ज्ञात किया, तो यहाँ पे 4 3 7 था, 7 में यहाँ पर हमने 100 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 700 टोकरियाँ बेचा हुआ है, ठीक है। ये टोटल इसने 700 टोकरियाँ बेचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी में अनवर ने कुल यहाँ पे 700 टोकरियाँ बेचा हुआ है। चलिए जो सी वाला प्रश्न है, सी में दिया हुआ है, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियाँ बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। जैसे कि ना, जिन्होंने भी 600 टोकरियाँ कम से कम बेचा हो या 600 से अधिक जो भी बेचे हैं ना, वो सब अगले मौसम में गोदाम खरीदने का योजना बना रहे हैं ना, प्लान बना रहे हैं कि अगले साल क्या कर दिया जाए कि एक गोदाम बना लिया जाए, जिन्होंने यहाँ पे 600 बेचा या 600 से अधिक। तो यहाँ पर 600 वाले देखें, तो यहाँ पर देखिए रहीम ने कुल 400 ही बेचे हैं, तो कम से कम 600 नहीं बेचा है, तो ये भी प्लान नहीं बना रहा है। यहाँ पर लखनपाल ने 800 बना रहा है, तो ये भी नहीं बेच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनवर 700 बेचा है ना, 600 से अधिक है, 600 से अधिक, तो यहाँ पर यह प्लान बना रहा है, ठीक है। अगले मौसम में यह गोदाम बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है। और वहीं मार्टिन की बात करें तो मार्टिन ने यहाँ पे 900 प्लस टोकरियाँ बेची हुई है, तो यहाँ पे भी इसका 600 से अधिक है, तो यहाँ पर यह भी योजना बना रहा है, ठीक है, गोदाम बनाने की। रंजीत सिंह का बात करें तो इसने 800 टोकरियाँ बेचा हुआ है, तो 800 है तो 600 से इसने अधिक है इसका, तो यह भी योजना बना रहा है गोदाम बनाने की, ठीक है। यहाँ पर यह 400 है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुल 3 है, अनवर है जिसका अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, इन्हीं तीनों का 600 या 600 से अधिक टोकरियाँ बेचा है, ठीक है। तो सभी 600 से अधिक टोकरियाँ बेचे हुए हैं, तो यही तीनों का प्लान है अगले साल गोदाम बनवाने की, ठीक है। तो इनका नाम लिख दीजिए, अनवर है, मार्टिन है और रंजीत सिंह है, लिख देते हैं। अनवर कामा अनवर है और एक मार्टिन है और यहाँ पे लिख देते हैं रंजीत सिंह। चलिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। और इस चैप्टर में ना केवल एक आपको प्रश्नावली दे दी गई थी 9.1, और 9.1 प्रश्नावली पूरी तरह से हल हो गई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।